हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। मैं इंद्र हंस आप सभी का स्वागत करता हूं हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस ऑनलाइन दोस्तों प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी का बेहद सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। देखो, हमारी जो दोस्तों हंस एजुकेशन की दोस्तों फैमिली है, उसमें बहुत सारे मेंबर अपने नए दोस्त उसमें जुड़ रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर रहे हो, इतना आप सभी का स्नेह प्रेम दोस्तों मिल रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। तो आओ, अब हम जो अपनी कड़ी चल रही है हमारा राजस्थान की, दोस्तों बलराम सर आपके साथ में लगातार क्लासेज लेकर आ रहे हैं भूगोल की, और मेरे द्वारा हमारा राजस्थान की क्लासेस संपन्न की जा रही है। और दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि जो सीटेट में पंजाबी के विद्यार्थी हैं, देखो 2 भाषाएं रहती हैं, उसकी भी कल मैंने मैराथन 2 क्लासें लगा दी हैं। कोई आपका भाई बंधु जो सीटेट का पेपर देना चाह रहा है, 8 तारीख का पेपर है, तो वो उस वीडियो को जरूर देखें, आप उसे शेयर कर सकते हैं। और जो नए दोस्त चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर देना कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके ऊपर जाकर दोस्तों देख सकते हैं और उसमें ऐड हो सकते हैं। आओ, अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, आज अपना 5वां लेसन है, 4 लेसन किए हैं, बेहद रूप से समझ आए हैं विद्यार्थियों को, और आप सभी का आभार तहे दिल से शुक्रिया। आओ अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, इसमें ज्यादा फैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा अपने पूरा का पूरा पढ़ेंगे, इसीलिए आप हमें सारा ही पढ़ना है। चलो देखते हैं। रविवार का दिन था, दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी ले कर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने मां से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मां ने बताया कि ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो देखने आए हैं? तो दोस्तों अपने करना क्या है, आजादी से पूर्व जो सरकार का स्वरूप था उसके बारे में चर्चा करनी है। जो वर्तमान स्वरूप आपको सरकार का दिख रहा है, अपने राज्य का दिख रहा है, ऐसा स्वरूप नहीं था। ये चेंजिंग कैसे हुआ, ये पाठ अपने को सारी बातें क्लियर करवाएगा। ओके, देखो ये कोई पुराना किला देखने आए हैं, कोई लड़की है दिशा, वो अपनी मम्मी के साथ बातचीत कर रही है, यहां पर कोई खास नहीं है, छोड़ो इसको। मां ने बताया यह किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार, अब यह समझ आएगी कि जागीरदार कौन था। जागीरदार ने बनवाया था, ये इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहां रहते हैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे। तो ध्यान रखना, जो गांव के प्रशासक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें जागीरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जागीरदार। इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। ध्यान रखना, जो गांव की देखरेख करते थे, नोट करते जाना, आप नोट्स शॉर्ट बना सकते हैं। ये क्या कह रहा है, उसकी मम्मी दिशा को बता रही है, दिशा को, कि दिशा जागीरदार वो होते थे जो गांव की देखरेख करते थे और गांव की देखरेख की जिम्मेवारी उनके पास थी और वो प्रशासक होते थे गांव के। ओके, दिशा मां से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया, उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर यह प्रश्न घूम रहे थे। देखो, उसकी मम्मी ने तो उसे जितना बताया, इतना ही बताया कि जागीरदार गांव के प्रशासक होते थे और गांव की देखरेख कौन करते थे? जागीरदार करते थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन थे? ये अब कहां गए?
अब उसके मन में सवाल है, अब वो अपने टीचर से कर रही है। अध्यापक जी ने कहा चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूं। चलो जी, अब टीचर जी क्या जानकारी दे रहे हैं, चलो देखते हैं। अब टीचर जी बता रहे हैं उनको, एक मिनट को, मक्खियों की समस्या ज्यादा है, तो आप एक बार चलते चलते वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, फिर मैं आपको जागीरदारों के बारे में जानकारी देता हूं क्या थे। चलो जी, तो अध्यापक जी बता रहे हैं कि आज से पहले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप में नहीं था, यह मुख्य विभिन्न रियासतों में। तो ध्यान रखना, राजस्थान एकीकरण से पहले 19 देशी रियासतों में, 19 देशी रियासतों में, कितनी देशी रियासतों में दोस्तों, तो 19 देशी रियासतों में तथा 3 ठिकानों में विभाजित था। कितने ठिकाने, 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़, लावा और निमराना, ये तीनों में विभाजित था, ध्यान रखना। और 19 देशी रियासतों में विभाजित था क्या, राजस्थान। अब अध्यापक जी क्या कह रहे हैं कि जो वर्तमान में राजस्थान ऐसा है, पहले ऐसा राजस्थान नहीं था। ओके, ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी, ये किसी की गुलाम नहीं थी। मान लीजिए राजस्थान में 19 राज्य थे ऐसा मान लो, और 3 ठिकाने थे, अलग अलग थे, किसी के कोई गुलाम नहीं थे। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। अब प्रत्येक रियासत में राजा होता था, राजा होता था। जैसे जयपुर रियासत थी, आपको पता है कि वहां कछवा डायनेस्टी थी, अजमेर में चौहान थे, जोधपुर में राठौड़ थे, बीकानेर में भी राठौड़ थे, अजमेर और जैसलमेर में भाटी थे। अब भाटियों का राजा होता था, वो मुखिया होता था रियासत का, और उसकी सहायता के लिए उसके साथ में जागीरदार जो गांव का प्रशासक होता था और मंत्री होते थे दोस्तों। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा, यानी रियासतों में सर्वोच्च जो शक्ति होती थी वो किसके पास होती थी, राजा के पास। इस शासन का यह प्रकार राजशाही शासन। अब देखो रियासतों में कैसा शासन था, राजशाही, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां किसके अधीन थी, राजा के अधीन थी। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा टॉपिक है। और गांव का प्रशासक कौन संभालता था, जागीरदार। राजशाही शासन का स्वरूप कैसा था, देखो राजशाही मतलब राजा होते थे और राजतंत्र था, वंशानुगत पद होते थे दोस्तों। ओके, एक बार जो नए दोस्त हैं वो वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ओके, राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया उदयपुर में थे या मेवाड़ में कह लें। पहले यहां पर गुहिल डायनेस्टी थी, ध्यान रखना, पहले कौन सी थी, गुहिल, और गुहिलों का राजा था गुहादित्य, उसने गुहिल वंश की स्थापना की थी मेवाड़ में। फिर बाद में गुहिल वंश का अंतिम राजा रावल रतन सिंह, इनके नाम के आगे रावल लगता था। उसके बाद में हमीर आ गया, हमीर ने सिसोदिया डायनेस्टी की स्थापना की, फिर राजाओं के नाम के आगे राणा लगा मिलेगा दोस्तों, क्या लगा मिलेगा, राणा मिलेगा। तो सिसोदिया डायनेस्टी कहां पर थी, तो ये दोस्तों उदयपुर में थी। उदयपुर एक रियासत थी या मेवाड़ रियासत कह लो। राठौड़ 2 जगह थे, एक तो जोधपुर में और एक बीकानेर में। ओके, और यह भी रियासतें थी। कछवा मैंने बताया अभी जयपुर में। चौहान कहां पर थे, चौहान दोस्तों रणथंभौर में भी थे, अजमेर में भी थे, सिरोही में भी थे, जालोर में भी थे, बूंदी में भी थे, कोटा में भी इन्होंने बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ओके, तो ये विभिन्न रियासतें थी और रियासतों में अलग अलग राजवंश थे और उनका मुखिया जो राजा होता था वो ही प्रशासन का मुख्य केंद्र होता था। ठीक है, शासक राज्य करते थे, ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी, राजा तो केंद्र में ऊपर तो राजा ही होता था,
उसकी सहायता के लिए मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। अब देखो राजा क्या था, ये जागीरदारी व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो किताबों में ज्ञान बहुत है, किताबों में सारा कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ थोड़ा बहुत मैं खुद बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए ये दोस्तों रामबाण साबित होंगी किताबें। जो आगामी परीक्षाएं हैं, मैंने आपसे वादा किया है दोस्तों, उस वादे को तोड़ निभाऊंगा मैं आपके साथ में। और वादा ये किया है कि मैं 6ठी से 10वीं तक आपको हमारा राजस्थान विद क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अब दोस्तों आपको पैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारा राजस्थान के लिए, और फ्री में पढ़े आपका अपना परिवार हंस ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में। हमेशा हम आपकी सेवा में रहेंगे दोस्तों। बस आपसे हम एक ही गुजारिश करेंगे कि आप हमारा इतना सहयोग करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, और हमारी सारी टीम धीरे धीरे इस YouTube पे आपके लिए काम करेगी। ये आपका अपना दोस्तों परिवार है, सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग और आपका हनस ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र होता था। संपूर्ण शक्ति का केंद्र क्या था? राजा था दोस्तों। ओके, सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों, मंत्री परिषद की सदस्यों के सहयोग से शासन करता था। अब अकेला व्यक्ति तो शासन चला नहीं सकता, तो वो किसकी सहायता से काम करेगा? मंत्री। और किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सहायता से। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे। राजा अपने शासन कार्यों में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। राजा की, जैसे अब प्रधानमंत्री हो गया, तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए उसकी मंत्री परिषद होती है, वैसा ही राजा होता था। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे, ध्यान रखना, प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे, यानी दीवान यानी मंत्री। ध्यान रखना, जो प्रमुख मंत्री होता था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? दीवान। राजा समय समय इनके मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। ध्यान रखना, राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे, और जो प्रमुख मंत्री होता था उसे क्या कहा जाता था? दीवान। जागीरदारी व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके साथ में। बख्शी कौन था? सेना को वेतन देने वाला और सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। अब देखो बख्शी कौन था? मीर बख्शी कहते थे। मीर बख्शी ये था कि वो सेना को वेतन देने का काम भी उसका था, और सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी भी किसकी थी? इस बख्शी के पास में होती थी। ध्यान रखना, बख्शता नहीं है। सैनिक होता है ना, तो वो बख्शता नहीं है। तो सैनिकों को वेतन देने का काम किसका था दोस्तों? बख्शी का था। ओके सर, माने बढ़िया समझ आने लाग रहे थे। इतना दिन कट्ठे आ तो मैं अठैया थारा सागे ही रेवांगा, पर थे माने इं सपोर्ट करता रहो। थारो तय दिलों शुक्रिया, धन्यवाद। ई दिना में आपनो चैनल बहुत ही बढ़िया चलन लाग रहे हो। थारो हमेशा माने सहयोगी दोस्तों आवश्यकता रहेगी, और आप ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखना। ओके, उसके बाद में खजांची कौन होता है? जो पैसों संबंधी काम करता था। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना, यानी पैसे टके, जो पैसा टका होता था उसका खर्च का हिसाब रखना, उसकी बचत को सुरक्षित रखना, ये काम किसका था? ये काम था खजांची का। राजा की सहायता के लिए मंत्री, प्रमुख मंत्री, दीवान, प्रमुख मंत्री, दीवान दोस्तों। और बख्शी सेना को वेतन देने का काम जो करता था वो बख्शी था, और जो पैसे का हिसाब किताब रखता था वो खजांची था। परगना अधिकारी, राज्य परगनों में भगत था। मान लीजिए जिले को क्या कहा गया? परगना। तथा परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी थी। राज्य हो गया, रियासत मान लो राज्य है, रियासत मान लो क्या है? राज्य है। उसको परगनों में बांटा गया, परगने उसमें जिले आ गए, तो उसका जो अधिकारी था वो था परगना अधिकारी। ग्राम राज्य की छोटी इकाई थी। ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम।
ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। तो ध्यान रखना, ना समझ में आए ना तो इसको थोड़ा सा बैक कर लिया करो और अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लिया करो थे। कोई थारो डाटो थोड़ो सो खत्म हो जाएगो तो कोई जान को नहीं निकले, ई खातर थाने बढ़िया समझावेगो एर थे के कर लिया करो, बिंगी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा लिया करो। 1080 पे करके देख लो तो बढ़िया दिखेगी आपको। ओके ठीक है, ये छोड़ो। आगे है जागीरदारी व्यवस्था। ये जागीरदार के बारे में पढ़ा, अब जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चलो जी, ठीक है जी, एक मिनट, थोड़ा समय लग रहा है, आप इसको शेयर कर दें तब तक चलते चलते वीडियो को। चलो जी दोस्तों, थोड़ा मक्खियों वाली समस्या है, क्योंकि मक्खी जब स्लाइड पे बैठ जाती है तो उसके बाद में ये उड़ती नहीं है, तो फिर समस्या आ जाती है थोड़ी सी। चलो अब देखें जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। जो राजस्थान का मध्यकाल है उसका जो संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था मैंने पीछे बता दी। जागीरदारी व्यवस्था में गांवों का प्रशासन जागीरदार संभालता था। राजस्थान को जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। यानी जागीरदारी व्यवस्था में रक्त संबंध ज्यादा होता था, यानी वंशानुगत पद थे। जैसे बाप बना जिस पद पर, बेटा उसी पद पर अपने आप ही बन जाता था। उससे राजस्थान जीके और उससे मान लीजिए रीजनिंग और मैथ मुथ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना कोई यूट्यूब देखने की आवश्यकता होती थी, कहां से क्लासें देखूं, बस वो सीधा उसकी नौकरी पक्की होती थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। वो नौकरी लगा ही हुआ था, उसको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। यानी भाई बंधुओं को भी राजा भूमि देता था, वो क्या कहलाता था? जागीरदार। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। पहले वंशानुगत होती थी, पहले वंशानुगत थी जागीरदारें, जागीरदार दी राजा के द्वारा अपने भाई बंधुओं को कुछ भूमि वगैरह दे दी जाती थी, वो जागीरदारी व्यवस्था थी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, ये छोड़ो, आप भी सुन रहे होंगे रुचि से, और आप रुचि से कमेंट भी कर दें और रुचि से शेयर भी कर दें और रुचि से लाइक भी कर दें दोस्तों। अब देखो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। अब देखो ये जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कहां से हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में कोई पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुई और कोई अंदाजा नहीं है। ओके, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था है। ध्यान रखना, जागीरदारी मैंने बता दिया रक्त संबंध पर आधारित है, यानी राजा बना उसका बेटा भी राजा बनेगा, यानी बड़ा पुत्र बनता था। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। ओके, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित थे। यानी राजा ये कोई गुलाम नहीं होता था, राजा का जागीरदार भाई बंधु होते थे ना, भाई बंधुओं को जागीर दे दी, वो जागीरदार बन गया। ठीक है, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। अब देखो बदला कैसे ये, फिर ये खत्म कैसे होता गया, शुरू का कोई पता नहीं है कहां से शुरू हुआ, लेकिन जब रियासतें थी राजस्थान में तब इनका संबंध अच्छे थे, बढ़िया था ये। लेकिन देखो मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों ने जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। जैसे ही मुगल आए, मुगलों ने अधिकार किया तो अपने वाले राजाओं ने क्या किया, मुगलों से संधियां कर ली और जागीरदारी व्यवस्था क्या हो गई, धीरे धीरे क्षीण होती गई, क्योंकि जागीरदारों पर उनका जो नियंत्रण था वो भी कम हो गया और जागीरदारों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि राजा तो खुद जागीरदारों की तरह हो गए थे। ओके, मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। जो राजस्थान के राजा थे, जैसे मान सिंह है,
तो मान सिंह 5000 मनसबदार था, आपने पढ़ा होगा, फिर 7000 मनसबदार था। राजा तो खुद मनसबदार बन गए, तो राजाओं को जागीरदारों की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती थी। जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। अब वो जागीरदारों के साथ जो मनसबदार थे वो भी स्वामी जैसा, यानी आप हमारे नौकर हो, ऐसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ व्यवस्था निर्धारित कर दी कि जिसका उल्लेख जागीरपट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासत ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अब देखो उन्होंने क्या किया, जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त सही कर दिया, यानी जागीरदारों को जो पहले ओहदा मिलता था वो सारा का सारा क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब लास्ट देखो अंग्रेजों के समय क्या हुआ, ये लास्ट है, उसके बाद में फिर अपने क्वेश्चन करेंगे, बेसब्री से इंतजार करिए और वीडियो को दोस्तों क्या करें, शेयर कर दें, ओके, और कमेंट करना ना भूलें। देखो लगातार मैं आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। एनसीईआरटी का सेशन भी भूगोल का बलराम सर के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जल्दी जल्दी आपके लिए प्रयोगशाला सहायक भूगोल की जितना भी मैटर है भूगोल का निशुल्क रहेगा, और सभी कक्षाएं विधिवत रूप से आती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। अब अंग्रेजों के समय ये जागीरदारों वाला सिस्टम क्या था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बंट गया। अब जागीरदारों वाला सिस्टम नहीं रहा। कैसे, एक तो पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत वो था जो सीधे ही किनके अधीन था, जो सीधे ही अंग्रेजों के अधीन था। किनके अधीन था, अंग्रेजों के। यहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट शासन करते थे और बाकी क्या था, रियासतें। दो तरह का भारत हो गया, एक तो ब्रिटिश भारत हो गया और दूसरा हो गया कौन सा भारत हो गया, रियासती भारत हो गया। कौन सा हो गया, रियासती भारत हो गया दोस्तों, ओके। आपने जब अपने पॉलिटी पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हो कि 4 ब्रिटिश प्रांत थे, 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। ये चारों देखते हो आप। तो ये कैसा भारत है, ये भारत सारा का सारा भारत कैसा था, ब्रिटिश भारत था और कुछ दूसरा रियासतें थी। ब्रिटिश कालीन भारत में केंद्र शासित प्रदेश तथा 11 प्रांतों से बना हुआ था। देखो ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से बना था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, ओके। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के, ध्यान रखना, कौन सी क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो 1857 की क्रांति के बाद। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के अधीन, संसद के नियंत्रण में आ गया। देखो पहले जो शासन यहां पर गवर्नर जनरल संभालता था, वो अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में शासन करती थी अंग्रेजों की, उसका शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1857 की क्रांति के बाद, और अब सारा का सारा जो शासन था भारत का, वो कहां से संचालित होने लगा, इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। ध्यान रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन है, पहला वायसराय है सर अपने कौन, लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत शासन संचालित किया जाने लगा। अब कंपनी का शासन का अंत हो गया, कंपनी के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया, और
सीधा भारत का शासन इंग्लैंड क्राउन के हाथों में आ गया। 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया, यह ध्यान रखना। भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसके अंतर्गत लाया गया? भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत। और गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। अब जो राजस्थान में अंग्रेजों का केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, अब इसे विदेश में राजनीतिक विभाग के नाम पर नहीं जाना जाने लगा, गृह विभाग के अधीन कर दिया। और गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र में सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल का तो शासन ही समाप्त कर दिया गया। देश की आजादी के बाद राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के एकीकरण आपको पता है, ये मैं बताऊंगा भी, आगे आएगा। 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। ये सारी चर्चाएं एक बार यहां नहीं करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, बाद में आपको दिक्कत आएगी। ओके। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए और राजस्थान की पहली विधानसभा में सीटें थी 160। ये ध्यान रखना, कितनी सीटें थी दोस्तों? 160 थी। और पहली विधानसभा में अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखना, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। अब मैं ज्यादा बार बार दोहरान करूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। जिसको समझ में ना आए तो वो एक बार फिर से देख लेना। चलो क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों से बना हुआ था? 11, 10, 9, 12। तो आप सभी को इसका उत्तर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है 11। क्या है? 11। ओके, ठीक है सर। तो अब आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक करना ना भूलना। और जो नए दोस्त विजिट कर रहे हैं, भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1936, 10 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937, 10 जनवरी 1948। तो 1 अप्रैल 1937। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत के प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड बवेल, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। देखो मेरा मकसद ये रहता है कि जितने शानदार क्वेश्चन बने वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि हमें आपका दोस्तों सिलेक्शन करवाना है कि इस महंगाई के दौर में हम आपका सहयोग कर सकें और निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1950, 80, 52, 47 और 1952। देखना, आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना। इस सेशन में आपके लिए बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। जब आप पेपर देने जाएंगे तब कहेंगे आहा हा गुरुजी मौज कर दी, माने तो मौज गए माई पेपर हल कर दियो। इसो पेपर आ जाएगो थारो, तब बहुत आवेगो थारे। पर मेरे सागे जुड़िया रहा, अरे सारा आपके भाई बंधु बेली सहेली सारा नहीं शेयर कर दिया करो। ओके। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और मोहनलाल सुखाड़िया। तो ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल। और देखो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो सर ये कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया जी का। और सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर किसके समय निकली? मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को
नागौर के बगदरी गांव से किसके समय हुई थी? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। और उद्घाटन किया था जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा दोस्तों। तो इसे कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। उसके बाद में ध्यान करो, संभागीय व्यवस्था बंद किसके समय हुई थी? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। फिर चर्चा करें तो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो सर भैरव सिंह जी शेखावत बने थे। और ध्यान करना, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो सर जी राष्ट्रपति शासन लगा है 4 बार। कितनी बार लगा है दोस्तों? 4 बार। 1967, 1977, 1980 और सर 1992। भैरव देखो, पहला मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और फिर दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। ठीक है सर, ये हमें समझ में आई। यानी लास्ट 2 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और पहले के समय कौन थे दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो अब मैं लंबी क्लास नहीं करूंगा। आप सभी को यह सेशन कैसा लगा आप दोस्तों कमेंट करके बताना। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारी क्लासों को इतने दोस्तों शिद्दत से देख रहे हैं और आप हमें अपना स्नेह दे रहे हैं। ऐसे हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे और मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नया दोस्तों टॉपिक लेकर नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज सभी को दोस्तों गणतंत्र दिवस की ढेरों करोड़ों हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही अपना देश आगे दोस्तों बढ़ता रहे और भारत देश मेरा सारे देशों से महान है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।